नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली में आज से रेखा राज शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इस मुद्दे से जुड़े होंगे। आज रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन बीजेपी को दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री को चुनने में 11 दिन का समय लग गया। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा के नाम पर मुहर लगी थी, लेकिन रेखा को सीएम की गद्दी सौंपने से पहले बीजेपी ने पहले अपना होमवर्क पूरा किया था। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में बीजेपी ने कैसे साधा सत्ता का समीकरण। देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली के 48 बीजेपी विधायकों के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री और 6 मंत्रियों में महिला और पूर्वांचल से लेकर सिखों तक के समीकरण को साधने की कोशिश की। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली में बीजेपी का खत्म हुआ सत्ता का वनवास। दिल्ली में आज से शुरू हुआ रेखा राज। प्रवेश समेत 6 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सीएम मंत्रिमंडल से बीजेपी ने साधे सत्ता के सभी समीकरण। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल से जारी सत्ता का वनवास आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ लेने के साथ ही खत्म हो गया। आज से दिल्ली में रेखा सरकार की शुरुआत हो गई। गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। लेकिन बीजेपी का दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव आसान नहीं था। दरअसल बीजेपी के सामने दिल्ली के कद्दावर नेताओं की फौज के बीच से रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन बीजेपी ने सभी समीकरणों को साधते हुए सफलतापूर्वक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर सियासी गलियारों में दिल्ली के वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता समेत कई और विधायकों के नाम पर कयासबाजी की जा रही थी। लेकिन महिला और वैश्य जाति समीकरण के हिसाब से रेखा गुप्ता बिल्कुल फिट हो रही थी, इसलिए रेखा को सीएम बनाने का फैसला लिया गया। वैश्य समुदाय बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। केजरीवाल भी वैश्य समुदाय से आते हैं, लिहाजा बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर दांव खेला। मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। मंत्रियों के चयन में सत्ता के सभी समीकरणों का बारीकी से ख्याल रखा गया। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में 6 मंत्री बनाए गए हैं। आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के बाद मंत्री पद की शपथ ली। जाहिर है सरकार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद और पद प्रवेश वर्मा का ही होगा। प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं और माना जा रहा है कि प्रवेश के जरिए जाट समाज को साधने की कोशिश की गई है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी हमने वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। बीजेपी के 48 विधायकों में अरविंदर सिंह लब्बी और मनीष सिसोदिया को हराने वाला तरविंदर सिंह मारवा जैसे सिख नेता भी शामिल थे। लेकिन सिख चेहरे के रूप में बीजेपी ने मनजिंदर सिंह सिरसा पर दांव खेलते हुए उन्हें कैबिनेट में शामिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने 12 साल बाद
हमारी कम्युनिटी को उनको हक वापस किया है। 12 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारा ये हक छीन लिया था हमसे। हमारे सिख मंत्री का जो औहदा था उसको ख़त्म करके उन्होंने दिल्ली के और देश के सिखों के साथ बेइंसाफी की थी। मैं मानता हूं कि आज वह भी इंसाफ हमें मिला है। बीजेपी की दिल्ली की जीत में पूर्वांचलियों का बड़ा योगदान माना जा रहा है। इसके अलावा बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा पूर्वांचलियों को साधने के लिए 2 पूर्वांचली चेहरे कपिल मिश्रा और पंकज सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैसा लग रहा है सर? क्या लग रहा है आज? एक शब्द। कौन सी गाड़ी है भाई? नहीं शुरुआत। बीजेपी ने दिल्ली में सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। ऐसे में रेखा गुप्ता के सामने इस भरोसे पर खरा उतरने की चुनौती होगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और अनमोल वाली के साथ अमित भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है, लेकिन करीब 3 दशकों में यमुना में काफी पानी बह चुका है। दिल्ली के सामने कई ऐसे मुद्दे सामने आ चुके हैं जिनका दशकों से हल नहीं निकल सका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली की नई सीएम के सामने क्या है बड़ी चुनौतियां। देखिए, माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कांटों भरा ताज मिला है। दिल्ली की जर्जर अर्थव्यवस्था के बीच लोकप्रिय वादों पर खतरा और खरा उतरने समेत कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसे पूरा करना सीएम रेखा के लिए आसान नहीं होगा। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आज रेखा गुप्ता ने कामकाज संभाल लिया है। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल के बाद वापसी हो रही है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को बीजेपी से काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की उम्मीद जताई, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई का है। अरविंद केजरीवाल ने कई बार दावा किया कि यमुना के साफ होने के बाद वो उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन ना तो यमुना साफ हो सकी और ना ही वो यमुना में डुबकी लगा पाए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यमुना की सफाई का वादा किया है। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ यमुना आरती करने भी पहुंची। यमुना जी आपको स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। यमुना सफाई के वादे पर सबकी निगाहें यमुना की सफाई पर ही टिकी हैं। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है। इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई और वादों का जिक्र किया था, जिनमें महिलाओं को 2,500 रुपए देने के अलावा कई और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। लेकिन इन वादों को पूरा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है। हालांकि रेखा गुप्ता को भरोसा है कि वो केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली वालों के लिए किए गए सभी वादों को पूरा कर सकती हैं। कि 2 चीजें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी तो एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा किया जाएगा। नई सरकार के सामने चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है। दिल्ली में साफ हवा एक ऐसा मुद्दा है जिसे सुलझाना अकेले दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं। उसी तरह से दिल्ली में कूड़े के ढेर को खत्म करना भी आसान नहीं है। उसी तरह से सभी दिल्ली वालों को साफ पीने का पानी भी मुहैया कराना भी एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि नवनिर्वाचित मंत्री सभी वादों को पूरा करने का दावा कर रहे हैं।
यमुना पहले जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है यमुना घाट पर पहला जाना, क्योंकि आप तो बिल्कुल यमुना किनारे वाले भी हैं। नहीं, यमुना मैया का आशीर्वाद लेंगे और अपना काम शुरू करेंगे बस। और पहले भी आप जल मंत्री रहे हैं, यमुना की सफाई एक बड़ा मसला होगा आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य को समयबद्ध सीमा में पूरा करना। बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष मौजूद है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष को साधना भी एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी जहां अपने किए वादों को लेकर अगर ढीली पड़ेगी तो आप बगैर समय गवाएं उसको भुनाने से भी नहीं चूकेगी। मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है, 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको आज शाम की 7 बजे की कैबिनेट में पास किया जाए। दिल्ली सरकार के सामने एक और बड़ा चैलेंज है, वो है एमसीडी। एमसीडी पर नियंत्रण अब भी आपके पास ही है और अगर सड़कों, गलियों और नालियों की मरम्मत को लेकर एमसीडी ने सहयोग नहीं किया तो दिल्ली सरकार के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए एमसीडी, केंद्र सरकार और एलजी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर चलने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल के कुछ सालों में ये देखा गया है कि जिन राज्यों में भी महिलाओं को कैश दिया गया है वहां पर उस सरकार ने बम्पर तरीके से सत्ता में वापसी की है। लिहाजा दिल्ली चुनाव के दौरान भी महिलाओं को कैश तोहफे दिए जाने का सभी दलों ने ऐलान किया था। अब नई सीएम ने दोहराया है कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए की पहली किश्त जल्द ही मिल जाएगी। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। महिलाओं से किया गया वादा निभाना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि महिलाओं को समृद्धि योजना की पहली किश्त 8 मार्च तक उनके खाते में आ जाएगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली के चुनाव में आधी आबादी को लुभाने में सियासी दलों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी ने भी सत्ता में आने के बाद महिलाओं को कैश बेनिफिट देने का ऐलान किया था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मिलने लगेंगे। अब जब दिल्ली में आज से एक महिला मुख्यमंत्री ने कामकाज संभाल लिया है तो महिलाओं को उम्मीद बंधी है कि उनके खाते में जल्द ही वादे वाली सौगात आने लगेगी। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये दोहराया है कि महिला समृद्धि योजना की 2,500 रुपए की पहली किस्त 8 मार्च से मिलने लगेगी। दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे। नई सरकार बनने के बाद महिलाओं को उम्मीद है कि जल्द ही उनके खाते में रुपए आने लगेंगे। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए महीना मिलेगा। हालांकि इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली के केवल गरीब परिवार की महिलाओं को ही 2,500 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। ये योजना सिर्फ गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है। चुनावों के दौरान महिलाओं से किया गया 2,500 रुपए देने का वादा क्या दिल्ली में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 2,500 रुपए की किस्त 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खातों पे पहुंच जाएगी। लेकिन महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद पहुंचने के लिए बीजेपी के सामने कई चुनौतियां रहने वाली है। इस वादे को पूरा करने के लिए एक पूरी मशीनरी को तैयार करना होगा।
महिला समृद्धि योजना के तहत सबसे पहले पात्र महिलाओं का चयन करना होगा। राशि हर परिवार की एक महिला को मिलेगी या फिर हर महिला को ये तय किया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें इतनी बड़ी योजना के लिए बजट की व्यवस्था भी करनी होगी। इस योजना के लिए पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए सरकार को करीब 950 करोड़ रुपए प्रति माह और एक साल में 11,400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी शासित अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही होगा। जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना के अलावा भी दिल्ली में महिलाओं के लिए बीजेपी ने कई वादे किए हैं, जिसमें 500 रुपए में सिलेंडर और होली दिवाली पर एक फ्री सिलेंडर देने का भी वादा किया गया था। साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए 6 पोषण किट देने का भी वादा किया गया था। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसा डालने जीत की गारंटी बन चुका था। ऐसे में संभव है कि महिलाओं की सम्मान निधि योजना बीजेपी के लिए दिल्ली में भी गेम चेंजर साबित हो जाए। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ सुशांत बेहरा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव से पहले यमुना को लेकर दिल्ली में जबरदस्त बवाल हुआ था। सफाई से लेकर यमुना में जहर को लेकर बीजेपी और आप में तीखी तकरार तक हुई। अब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के पहले ही दिन यमुना आरती में हिस्सा लिया और यमुना को साफ करने के संकल्प को दोहराया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि यमुना सफाई नई सरकार के लिए कितना बड़ा मुद्दा। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। यमुना सफाई का मुद्दा दिल्ली में बीजेपी की नई नवेली सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी चुनौतियों भरा मुद्दा है और सबसे इमोशनल यानी संवेदनशील मुद्दा भी, क्योंकि इसी को केंद्र में रखकर बीजेपी न केवल सत्ता में आई है बल्कि आगे के 5 साल उसके लिए बड़े चुनौती भरे होने वाले हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली कैबिनेट मीटिंग के साथ ही यहाँ यमुना घाट पर न केवल आरती की बल्कि इससे एक संदेश भी दिया कि दिल्ली सरकार के लिए ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, कितना इमोशनल है, क्योंकि यमुना को जब तक इस सारी गंदगी से, बदबू से मुक्त नहीं कराया जाए तब तक सरकार के संकल्प पूरे भी नहीं होंगे और सार्थक भी। आज नई सरकार में कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर फैसले लेकर दिल्ली की जनता को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश सरकार करेगी। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों से क्या संदेश देने की कोशिश है। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। दिल्ली सरकार की आज एक पहली बैठक है। इस पहली बैठक के अंदर कई सारे जो प्रस्ताव है वो सामने आएंगे, जिसमें आयुष्मान योजना को लेकर के फैसला जो है वो होगा। उसके साथ साथ सीएजी रिपोर्ट जो पिछले लंबे वक्त से निलंबित है उसको लेकर के भी चर्चा जो है वो होगी और हो सकता है कि इस बैठक के जरिए सरकार जो है वो एक संदेश जो है वो देने की कोशिश जो है वो करती हुई नजर आएगी कि जिस तरीके से जो वादा दिल्ली की जनता से चुनावों से पहले किया गया था वो वादे जो है वो फिलहाल उस पर सरकार पूरी तरीके से आमादा, उन कामों को पूरा करने में फिलहाल अभी से जुट गई है। दिल्ली चुनाव से पहले सीएम बंगले को लेकर भी खूब बवाल हुआ था। बीजेपी ने इस बंगले को लेकर आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा था। इस मामले में जब सीएम रेखा गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस बंगले में रहने नहीं जाएंगी। ऐसे में हमारा छठा सवाल है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगले का अब क्या होगा। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शपथ लेने से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि अब शपथ लेने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं तो वो शीश महल में नहीं रहेंगी, यानी कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। और बीजेपी ने कई आरोप चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर लगाए कि उन्होंने अपने घर के अंदर काफी ऐशो आराम की चीजें जो हैं वो रखी हुई हैं, काफी महंगे महंगे पर्दे, महंगे महंगे टाइल, महंगी महंगी चीजें जो हैं वो अंदर हैं, महंगे महंगे फर्नीचर घर के अंदर है, तो इसीलिए वो शीश महल है। बीजेपी ये आरोप लगाती थी कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहा करते थे कि वो कभी घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे और कभी भी जो है ऐशो आराम से नहीं जीवन जिएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन आज वो शीश महल के अंदर जीवन जी
रहे हैं। और इसीलिए अब जब सरकार बन गई है तो बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि वो शीश महल में यानी कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड में नहीं रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि जब रेखा गुप्ता 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर नहीं रहेंगी तो उस जगह का क्या होगा। पिछले 10 सालों से दिल्ली विधानसभा में आपका निर्विवाद राज था। विपक्ष की संख्या ना के बराबर थी, लेकिन इस बार विधानसभा में विपक्ष तगड़ा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है कि विधानसभा में मजबूत विपक्ष नए मुख्यमंत्री के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा। आपने तो बीजेपी पर हमला करना शुरू भी कर दिया है। आश्चर्य है कि इतने दिन लग गए उनको एक नेता चुनने में, अभी भी चुना है कि नहीं चुना पता नहीं। अपने विधायकों पे उनको भरोसा है कि नहीं है, इसीलिए तो उनको ना दिल्ली के स्कूल अस्पतालों की चिंता है, ना दिल्ली के बिजली पानी की चिंता है। पावर कट लगने लगे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चारों तरफ अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो ठीक है, वो तो उनको चुनाव जीते हैं तो जो भी करना है करें। मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।